So today we are going to study about DPT vaccine. तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि DPT वैक्सीन विल प्रिवेंट अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। जहां तक बात है DPT वैक्सीन की, तो जैसे अभी तक हम लोगों ने लाइव वैक्सीन की बात की थी, कौन सी वैक्सीन पढ़ी थी? BCG पढ़ी थी। उसी टाइप से अब हम पहली किल्ड वैक्सीन पढ़ने जा रहे हैं और ये DPT है। इसमें 3 कंपोनेंट है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो डिप्थीरिया और टेटनस के तो यहाँ पे टॉक्सॉइड्स हैं, मतलब एटीन्यूएटेड टॉक्सिन्स हैं, जो कि बॉडी में अगर हम लोग इनोकुलेट करेंगे तो डिसीज नहीं करा सकते, लेकिन एंटीबॉडी फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो जहां तक बेसिक की बात है, टॉक्सिन को अगर आपने इनएक्टिवेट कर दिया, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन या हीट करके, ये बन जाएगा टॉक्सॉइड। ठीक है, तो इसमें होता है डिप्थीरिया और टेटनस का टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड की खास बात ये होगी कि ये डिसीज या इलनेस नहीं करा सकता, लेकिन एंटीबॉडी फॉर्मेशन करा सकता है। लिख लेते हैं आगे। अगर आपने इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करा सकता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, बट नॉट डिसीज, बट नॉट द डिसीज, क्योंकि ये टॉक्सिन नहीं है, टॉक्सॉइड है। डिसीज या इलनेस। अब देखिए, लेकिन जो ये एंटीबॉडीज बनी हुई हैं या एंटी टॉक्सिन जो बना हुआ है, ये किसको, इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, टॉक्सिन को, इसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जब कभी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होगा और उससे टेटनस टॉक्सिन या डिप्थीरिया टॉक्सिन निकलेगा, तो ये जो एंटीबॉडीज बनी हुई है बॉडी में, है ना, मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी का जो पार्ट है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से समराइज कर सकते हैं कि टॉक्सॉइड्स आर इनएक्टिवेटेड toxins which have immunogenicity मतलब बॉडी में अगर इंजेक्ट कर दोगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करा देंगी, बट कैन नॉट कॉज इलनेस। आप लोग समझ पा रहे होगे, क्योंकि इनएक्टिवेटेड है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में टेटेनोस्पाज्मिन डाल दो, मतलब टेटनस टॉक्सॉइड अगर चला जाता है तो वहाँ पैरालिसिस होती है। तो ये डिसीज नहीं कर सकता है, लेकिन इस कंपोनेंट के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी या जो एंटी टॉक्सिन बॉडी में बनेगा, वो रियल टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये हमारे डीपीटी में टॉक्सॉइड के कॉन्सेप्ट की बात हुई। लेकिन जो पर्ट्यूसिस वाला कंपोनेंट है वो टॉक्सॉइड नहीं है, वो या तो होल सेल होगा या तो एसेल्यूलर होगा। तो लिख लेते हैं, यूजुअली pertussis component is killed Bordetella pertussis बैक्टीरियम, है ना। तो एक तरह से एक इसमें किल्ड बैक्टीरिया है ना, और 2 आपके टॉक्सॉइड्स हैं। तो जब हम लोग डीपीटी लिखते हैं तो जो कन्वेंशनल डीपीटी अवेलेबल होता है, कन्वेंशनल डीपीटी, तो यहाँ पे हम लोग ये मेंशन करते हैं कि जो पर्ट्यूसिस है ये होल सेल है, मतलब बैक्टीरिया का पूरा सेल है, बस उसको हम लोगों ने किल कर रखा है। ब्रैकेट में लिख लीजिए होल सेल। तो होल सेल से हम लोग W ले लेते हैं, और जब कन्वेंशनल डीपीटी की बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड होगा, और पर्ट्यूसिस आपका होल सेल है लेकिन किल्ड है, और फिर T फॉर टेटनस टॉक्सॉइड। तो इट इज अ किल्ड वैक्सीन, इट इज अ किल्ड वैक्सीन। आप देख पा रहे हो कि जो पर्ट्यूसिस है, भले ही वो टॉक्सॉइड नहीं है, बैक्टीरिया खुद ही है वहां पे, लेकिन वो इनएक्टिव बैक्टीरिया है या किल्ड बैक्टीरिया है। तो डीपीटी एज ए होल देखा जाए तो एक तरह से किल्ड वैक्सीन है। अब देख लीजिए डीपीटी
अभी इंडिविजुअल कंपोनेंट हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन अगर डीपीटी की बात किया जाए, यहाँ हम लोग होलसेल लिखना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम लोग ए सेल्यूलर भी पढ़ेंगे, तो उसमें पूरी सेल को ना डाल के केवल हम लोग टॉक्सिन, एक या दो टॉक्सिन डाल देंगे और उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज बनेंगी। यहाँ पे देख लेते हैं डीपीटी, गिवन इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि मसल में देंगे, 90 डिग्रीज पे देंगे। अमाउंट क्या होगा, 0.5 ml, है ना। तो ये डीपीटी आपका 0.5 ml दिया जाता है। अब देख लीजिए, जो डीपीटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही हैं। जो आपका डीपीटी होगा, ये तो आपने देख लिया है कि 0.5 ml जो हम लोग डोज लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर थाई पे लगाते हैं, एट एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। पहले ग्लूटियल रीजन वगैरह पे भी लगाते थे, लेकिन अब जो रिकमेंडेशन है, थाई के लेटरल साइड पे लगाइए। अब यहाँ देखिए, जो डीपीटी का वैक्सीन है, ये और ज्यादा इम्यूनोजेनिक हो, इसलिए इसको एल्युमिनियम फॉस्फेट पे एब्जॉर्ब कराते हैं, तो ये और इम्यूनोजेनिक हो जाता है। तो जो सब्सटेंस और इम्यूनोजेनिक कर देता है, उसको एडजुएंट कहते हैं। लिख लेते हैं, वैक्सीन इज adsorbed on aluminium phosphate, ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फेट, which acts as adjuvant। एडजुएंट का मतलब है कि बॉडी में जो इम्यूनोजेनिसिटी है, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, उसको ये और बढ़ा देगा। इट विल इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी। मतलब जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है, जो हमारा पर्पस है, या एंटीटॉक्सिन का जो प्रोडक्शन है, वो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा अगर और ज्यादा बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखा गया है कि अगर इसको लॉन्ग टाइम तक पोटेंट रखना है, तो इसमें एक प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। लिख लेते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इज 0.01% थायोमर्सोल। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए, जो डीपीटी वैक्सीन है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं आपके, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड और पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये कितने कितने हैं, ये भी देख लेते हैं। कंपोनेंट्स, स्ट्रेंथ, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लोग देखते हैं। जो डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड है, LF यूनिट होती है, आप कहते हो लिमिट्स ऑफ फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, ये वैक्सीन की यूनिट होती है। इसके अलावा आपका जो दूसरा टॉक्सॉइड है, वो है टेटनस टॉक्सॉइड। ये आपका 5 लिमिट्स ऑफ फ्लोक्यूलेशन है। और जो पर्ट्यूसिस है, पर्ट्यूसिस का मतलब बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसको हम लोग इक्विवेलेंट लेते हैं 4 इंटरनेशनल यूनिट्स। ये कन्वेंशनल डीपीटी है, जिसको हम लोग कहते हैं डी होलसेल पर्ट्यूसिस और टेटनस टॉक्सोसाइड। देखिए, जो ये डीपीटी होता है, अगर हम होलसेल यूज कर रहे हैं, तो हम 7 ईयर्स के बाद नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात है, जो होलसेल यहाँ पे है, ये टॉक्सॉइड तो है नहीं, पूरी की पूरी सेल है, तो ये ढेर सारी प्रोटीन्स हम लोग किसी की बॉडी में इनोकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए, इम्यूनोजेनिसिटी तो प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा रिएक्टिव भी ज्यादा होगा, क्योंकि फॉरेन प्रोटीन्स बॉडी में ज्यादा डालोगे तो एनाफाइलेक्सिस या
उसको बॉडी रिएक्ट करेगी, रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो होल सेल का यूज होता है उसमें पर्ट्यूसिस की वजह से ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लिख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीपीटी वैक्सीन आर मेनली ड्यू टू होल सेल पर्ट्यूसिस कंपोनेंट। सोच के भी लग रहा होगा कि पूरा सेल हमने डाल दिया है किसी की बॉडी में, तो बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी, सब कोई प्रोटीन्स फॉरेन है उस बच्चे के लिए जिसमें इनोकुलेट कर रहे हैं, तो बच्चा ज्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाएगा, या डिफरेंट प्रोटीन्स डाल दिए तो डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि डीपीटी वैक्सीन क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इसको रिवाइज करते हैं। चीजें बहुत ही इजी हैं, डीपीटी वैक्सीन के बारे में सबने सुना होगा। ऊपर हम लोगों ने डायग्राम भी देख लिया था डीपीटी का। ये आपका डीपीटी वैक्सीन है जो मल्टी डोज वायल है और किसी भी पेशेंट को 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हमें लगाना है। बात सबसे पहले की गई कि टॉक्सिन और टॉक्सॉइड में डिफरेंस क्या है। टॉक्सिन को एटेन्यूएट कर दो या उसको इनएक्टिवेट कर दो तो वो टॉक्सॉइड बन जाएगा। टॉक्सॉइड के पास इम्यूनोजेनिसिटी होती है लेकिन पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाती है, मतलब ये एंटीबॉडी या एंटी टॉक्सिन का प्रोडक्शन बॉडी में करा सकता है, जो कभी टॉक्सिन मिला तो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। आगे देख लेते हैं, जो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट होता है वो टॉक्सॉइड नहीं होता है, वो उस बैक्टीरिया का जो कि बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस होता है, जो कि हुपिंग कफ या पर्ट्यूसिस कराता है, उसका होल सेल होता है, लेकिन बीसीजी की तरह ये लाइव नहीं है, किल्ड है। तो केवल वो वाली प्रोटीन नहीं डाल रहे हैं इसमें जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। सारा का सारा बैक्टीरिया हम लोग इनोकुलेट कर रहे हैं, उसमें पर्ट्यूसिस टॉक्सिन वाला भी प्रोटीन कंपोनेंट होगा, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन बन जाएंगी। लेकिन क्योंकि ढेर सारी प्रोटीन्स यहाँ चली गई हैं सेल के साथ, तो जो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट होगा वो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस करा सकता है। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अभी वो सब हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा ये बात हुई कि इंट्रामस्कुलर देंगे, एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे देंगे, मतलब हाथ में नहीं पैर पे लगाएंगे। इसके अलावा डीपीटी वैक्सीन की बात किया जाए तो 0.5 ml अमाउंट हम एडमिनिस्टर करेंगे। और फिर उसके बाद वैक्सीन में कुछ और भी चीजें होती हैं डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेस्टनस टॉक्सॉइड के अलावा कुछ एडजुवेंट्स होते हैं जो इसके इम्यूनोजेनिसिटी मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन रेस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। इसमें जो आपका एडजुवेंट होता है वो एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है, ठीक है, 1.25 मिलीग्राम। एडजुवेंट का काम क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ा दे। प्रिजर्वेटिव है ताकि ज्यादा दिन तक हम इसे स्टोर कर सकें या ज्यादा दिन तक ये वैक्सीन पोटेंट रहे। तो जो आपका प्रिजर्वेटिव होता है दैट इज थायोमर्सोल। स्ट्रेंथ हम लोग नापते हैं लिमिट्स ऑफ फ्लॉकुलेशन में, पर्टिकुलरली डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्सॉइड का। तो जो एक कन्वेंशनल या नॉर्मल डीपीटी में होता है वहां पे 25 लिमिट्स ऑफ फ्लॉकुलेशन टॉक्सॉइड आपके डिप्थीरिया के होते हैं, और टेटनस टॉक्सॉइड आपका 5 LF यूनिट्स होते हैं, और बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस टोटल आपके 4 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कन्वेंशनल डीपीटी वैक्सीन की, जिसमें बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस वाले कंपोनेंट को हमने होल सेल यूज किया है। क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं इसलिए आगे चल के हम लोग ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। लिख लेते हैं, इट कैन बी गिवन अप टू 7 years ऑफ एज। अच्छा, क्योंकि पर्ट्यूसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है तो 7 years तक दे सकते हैं। अगर हमें 7 years के बाद देना है तो हमें अब पर्ट्यूसिस का होल सेल यूज नहीं करना पड़ेगा, ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन यूज करना पड़ेगा। जैसे टॉक्सॉइड हमने डिप्थीरिया और टेटनस का लिया था, तो यहाँ पे एक पर्ट्यूसिस टॉक्सिन होता है, उसको इनएक्टिवेट करके हम लोग फिर इनोकुलेट करेंगे। इफ नीडेड आफ्टर 7 years we
can use acellular pertussis vaccine along with low dose of diphtheria toxoid. देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों का कहना ये है कि 7 ईयर्स तक मैक्सिमम हम डीपीटी दे सकते हैं। और ये भी हम लोगों ने देख लिया था, डीपीटी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज्यादातर पर्ट्यूसिस कंपोनेंट से होते हैं, है ना। तो अगर हमें मान लीजिए कोई अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड मिल जाता है और वो 8 ईयर्स का है, तो डीपीटी कन्वेंशनल नहीं दे सकते हैं, फिर वहां पे ए सेलुलर पर्ट्यूसिस देंगे। और दूसरी चीज ये होगी, जो डिप्थीरिया वाला कंपोनेंट है, जो अभी हम लोग कितना लॉफलर यूनिट यूज कर रहे थे यहाँ पे 25, अब केवल 2 लॉफलर यूनिट्स यूज करेंगे। लिख लेते हैं, मॉडिफाइड वैक्सीन आफ्टर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स, अभी इसमें काफी कुछ पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। देखो, टेटनस से कोई दिक्कत नहीं, टेटनस वैक्सीन लाइफ में कभी भी लग सकता है। डिप्थीरिया, अब तुमने अमाउंट को कम कर दिया तो कैपिटल डी से स्मॉल डी लिख लो। एक वैक्सीन, 2 वैक्सीन। तीसरी चीज है ए सेलुलर पर्ट्यूसिस, तुमने पर्ट्यूसिस के डोज को भी कम कर दिया और ये ए सेलुलर हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं टी डैप। तो यहाँ पे डी स्मॉल है, इसका मतलब 2 LF यूनिट्स ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, है ना। हमने 7 ईयर्स के बाद देखा ए सेल होलसेल पर्ट्यूसिस तो दे ही नहीं सकते, तो ए सेलुलर पर्ट्यूसिस पे आ गए। और दूसरा, डिप्थीरिया का भी टॉक्सिन अब उतना नहीं दे सकते, या उतना देने की जरूरत नहीं है। इतना भी दोगे तो बॉडी में इम्यूनोजेनिसिटी उसकी रिटेन रहेगी। तो आपने डिप्थीरिया को थोड़ा सा कम कर दिया और पर्ट्यूसिस को अब ए सेलुलर पर्ट्यूसिस ले लिया। एपी इज इक्वल टू ए सेल्यूलर pertussis. This pertussis is no more whole cell killed vaccine का जो हमने कहा था किल्ड बैक्टीरिया इनोकुलेट कर दे रहे थे पूरा का पूरा, अब वो नहीं है, ए सेलुलर पर्ट्यूसिस है। यहाँ पे जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन होता है उसको इनएक्टिवेट करके यूज कर लेते हैं, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड, टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड, जैसे बाकी को हम लोगों ने यूज किया था, है ना, एंड इन लो डोज। तो आप लोग देख पा रहे हो, अगर 7 ईयर्स के बाद हमने इसे यूज करना है तो हमें बाकी कंपोनेंट्स को कम कर देना है, टेटनस को छोड़ के। टेटनस एज सच 5 LF यूनिट रहेगा, डिप्थीरिया को आपने 25 से केवल 2 LF यूनिट कर दिया, और ये जो 4 इंटरनेशनल यूनिट था ये करीब 100 टाइम्स और कम कर देंगे। और ए सेल्यूलर पार्ट इसका यूज करेंगे कि जो टॉक्सिन के अगेंस्ट हमें एंटी टॉक्सिन बनाना था उसी को इनएक्टिवेट करके इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे हम लोगों ने टेटनस और डिप्थीरिया के केस में किया था। तो याद रखिएगा कि 7 ईयर्स के बाद कन्वेंशनल डीपीटी वैक्सीन नहीं लग सकती है। और आगे आइए, हमने बात किया था कि इम्यूनिटी या इम्यूनाइजेशन एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है। अगर हमने किसी को डीपीटी वैक्सीन लगाया, होल सेल की ही बात करते हैं, तो बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, है ना। तो बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया है तो ये एक्टिव इम्यूनिटी होगा, पैसिव थोड़ी ना है, आपने एंटीबॉडी बॉडी में डाला ही नहीं है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि डीपीटी वैक्सीन केवल एक्टिव इम्यूनिटी देगी। आप लोगों को पता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम लोग टेटनस लगाते हैं, प्रेगनेंसी में हम लोग 2 डोजेज ऑफ टीटी मतलब टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन लगाते हैं। तो देखो, जब डिलीवरी होगी तो मदर को भी ब्लीडिंग होगी, तो मदर को तो प्रिवेंट ही करेगा, बेबी में भी जो मदर में एंटीबॉडी बना होगा जब चाइल्ड बर्थ होगा तो पैसिवली वो चीजें पास हो जाएंगी। तो बेबी को आप पैसिवली इम्यूनाइज करते हो, लिख लेते हैं, इट प्रोटेक्ट्स
mother as well as the baby. Therefore, neonatal tetanus has been eradicated. अब इसका इतना ज्यादा कवरेज हो गया टेटनस वैक्सीन का कि सारी मदर्स को लग जाता है। तो ये देखा गया है कि बेबी में मदर में एंटीबॉडी बनेगी तो प्लेसेंटा से बेबी में चला जाएगा। तो टेटनस वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी भी देता है मदर को और पैसिव इम्यूनिटी देता है बेबी को। देयरफॉर नियोनेटल टेटनस हैज बीन इरेडिकेटेड। ये लेटेस्ट डिसीज है जो दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, नियोनेटल टेटनस। ठीक है, तो यहाँ पे आगे नोट कर लेते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट टेटनस टॉक्सिन पास टू द बेबी प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू बेबी। पैसिव इम्यूनिटी टू बेबी। मेरे ख्याल से सबको इतना क्लियर हो गया होगा कि टेटनस वैक्सीन मदर को तो एक्टिव इम्यूनिटी दे रही है, लेकिन बेबी को, क्योंकि हम लोग बर्थ पे तो टेटनस वैक्सीन लगाते नहीं, लगाते 6, 10, 14 वीक पे हैं, उससे पहले भी बेबी को टेटनस हो सकता है, बल्कि नियोनेटल टेटनस पहले बहुत कॉमन था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नियोनेटल टेटनस धीरे धीरे दुनिया से इरेडिकेट हो गया। इसलिए इरेडिकेट हो गया क्योंकि मदर्स में जो कवरेज होता था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में वो कंप्लीट होने लगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि नियोनेटल टेटनस जो लेटेस्ट डिसीज इरेडिकेट हुई है वो नियोनेटल टेटनस है। अब देख लेते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। तो यहाँ पे अगर एक चार्ट में हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि कितना इसको दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है और शेड्यूल क्या है। आइए देख लेते हैं। समरी तो हम लोगों ने देख लिया है, डीपीटी पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं, नहीं तो रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। डीपीटी 0.5 ml, ठीक है, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब हम लोग इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज पेंटावैक। पेंटावैक में डीपीटी तो है ही, 3 वैक्सीन डीपीटी में है, इसके अलावा प्लस हेपेटाइटिस बी है, प्लस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन एक तरह से टाइप बी। तो यहाँ पे 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, 5 वैक्सीन का। आजकल एक और इससे भी इजी आ गया है, इंस्टेड ऑफ दीज, अब क्या आ गया है, इजी 6 या हेक्सेक्सिम, इजी 6 और हेक्सेक्सिम। यहाँ पे ये सब तो होगा ही, जो पेंटावैक के पास है वो तो होगा ही। इसके अलावा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और है इसमें, IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो एक 6, 10, 14 वीक इसका आपको नॉर्मली देना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो लिख लिया है कि 0.5 ml देंगे। आगे लिख लेते हैं रूट, फिर से एक बार, इंट्रा मस्कुलर एट एंटीरो lateral aspect of thigh। देखिए इतना देखने के बाद हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए लगना कब चाहिए, है ना। तो शेड्यूल लिख लेते हैं। शेड्यूल की बात किया जाए तो BCG OPV हेपेटाइटिस बर्थ पे दिया जाता है, इसको हम लोग देते हैं 6, 10 और 14 वीक पे। लिख लेते हैं 6 वीक,
फिर उसके बाद 10 वीक, फिर उसके बाद 14 वीक। ये आपका प्राइमरी 3 डोजेस हम लोग लगाते हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज। इसके अलावा कुछ बूस्टर डोजेस देते हैं, लिख लेते हैं बूस्टर, ताकि जितना हमें चाहिए एंटीबॉडी बॉडी में उतना हो जाए। बूस्टर डोज एट 15 to 18 मंथ्स, इस ड्यूरेशन में एक बार और लगवा देंगे 15 to 18 मंथ्स। फिर उसके बाद ये आपकी एक तरह से देखा जाए फर्स्ट बूस्टर। फिर उसके बाद हम लोग एक बूस्टर और दे देंगे एट 5 ईयर। अभी हम लोग पूरी की पूरी वैक्सीन देंगे, क्योंकि अभी 7 ईयर्स का बच्चा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पर्ट्यूसिस को भी टॉलरेट कर लेगा। हम लोगों ने पहले लिखा है कि 7 ईयर्स के बाद पर्ट्यूसिस नहीं दे सकते हैं। और बेटर ये है कि अगर कोई भी बेबी 5 ईयर से ज्यादा है तो भी होल सेल से आप शिफ्ट करके इसको पर्ट्यूसिस पे आ जाओ। यहाँ पे जो हम लोगों ने पेंटावैक वगैरह पढ़ा है और इसके अलावा हेक्सेक्सिन पढ़ा है, इन सब में होल सेल ही पर्ट्यूसिस होगा। ऐसा नहीं कि एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस यूज करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कंटेन्स होल सेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन। बहुत सुपीरियर नहीं है लेकिन इजी है, क्योंकि एक बार में आप लगा दे रहे हो होल सेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन, दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर 5 ईयर्स तक है तो इसको टोटल 5 डोजेज लग जानी चाहिए। देयरफॉर टोटल ऑफ 5 डोजेज टिल 5 ईयर्स, जिसमें 3 प्राइमरी डोजेस थी और 2 बूस्टर थे। अब मान लीजिए कोई भी पेशेंट या कोई भी बच्चा आपको मिलता है जो 7 ईयर से कम है और कभी इम्यूनाइज्ड नहीं है, तो हमने कहा था कि 7 ईयर्स तक आप इस वैक्सीन को दे सकते हो। तो लिख लेते हैं कैचअप, कि आपको कोई ऐसा बच्चा मिला जो अनइम्यूनाइज्ड है, तो यहाँ पे बेटर तो ये है कि एसिलुलर पर्ट्यूसिस दो, क्योंकि वे बड़ा होता जा रहा है, दिक्कत ज्यादा हो सकती है, लेकिन 7 ईयर्स तक अलाउड है। तो चलिए आपने यहाँ पे डीपीटी डीपीटी दे दिया, और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे ए सेलुलर वाला कंपोनेंट का भी दे दो, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो, और डी टी, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। चलिए फिर दोबारा पढ़ते हैं अपनी स्लाइड को। तो हम लोग चाहे ए सेलुलर दे दें चाहे होल सेल दे दें, लेकिन अभी पर्ट्यूसिस वाले कंपोनेंट को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना दे देंगे हम लोग, मान लीजिए जैसे बच्चा आता है तुरंत दे देंगे एट 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ, है ना। तो वहां पे हम लोग 6 एंड 14 वीक पे लगा रहे थे, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि अभी तक उसको लगी नहीं तो 6 महीने में सब कुछ कवर कर दो। इसके अलावा मान लीजिए दूसरी सिचुएशन आती है, ये लेस देन 7 ईयर है, अगर ग्रेटर देन 7 ईयर हो, मोर देन 7 ईयर, तब आप अब आप नॉर्मल पर्ट्यूसिस वाला नहीं यूज कर सकते। अब लो डोज में पर्ट्यूसिस ए सेलुलर यूज करना पड़ेगा, या पर्ट्यूसिस हटा ही दो तो बेटर है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टी तो हमेशा दे सकते हो, डिप्थीरिया की भी बात हुई थी कि कम कर दिया जाएगा, स्मॉल डी लिख दो, ए सेलुलर पर्ट्यूसिस लिख दो, है ना। तो ये एट 0 मतलब जैसे आया तुरंत दे दीजिए, और 2 डोज इसको टीडी की दे दीजिए। कि पर्ट्यूसिस देखो यहाँ पे हमने हटा ही दिया है एट 1 एंड 6 मंथ्स। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि इसके
एडवर्स रिएक्शंस क्या होंगे? एडवर्स रिएक्शन ज्यादातर पर्ट्यूसिस की वजह से देख पा रहे थे हम लोग। एडवर्स रिएक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस की बात करें तो इट इज मेनली ड्यू टू पर्ट्यूसिस। तो जहां पे हम लोग इंजेक्शन देंगे वहां पे लोकल पेन काफी हो सकता है ना, वहां स्वेलिंग हो सकती है, और कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो इन जनरल फीवर आ सकता है। ये तो आपके एडवर्स रिएक्शंस हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में हम लोग इस वैक्सीन को अवॉइड करते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, वो भी लिख लेते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि किसको हमें नहीं लगाना है इस वैक्सीन को। मान लीजिए किसी को प्रोग्रेसिव एनकेफ्लोपैथी हो रहा हो या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो, लिख लेते हैं प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल। जैसे हम लोग सीपी देखते हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं, वो स्टैटिक है। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो, या किसी को ये वैक्सीन पहले लगी हो और उसको एनाफाइलेक्सिस हो गया हो। एनाफाइलेक्सिस मतलब सीवियर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस आफ्टर प्रीवियस डोज। इसके अलावा थर्ड आपका हो सकता है कि 7 डेज के अंदर एनकेफ्लोपैथी हो गया। एनकेफेलोपैथी, हमने आपको एनकेफ्लाइटिस और एनकेफ्लोपैथी में डिफरेंस भी बताया था। एनकेफेलोपैथी विद इन 7 डेज। तो ऐसे पेशेंट्स में या पहले से ही उसको कुछ न कुछ ब्रेन डीजनरेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे कोई प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो और मेटाबॉलिक डिसीजेज होती हैं ऐसी, इसके अलावा एनाफाइलेक्सिस हो गया हो किसी पहले की डोज से, और 7 दिन के अंदर उसको एनकेफ्लोपैथी हो गया हो, है ना। तो इन सारी कंडीशंस में आप नहीं दोगे। और कब आप जो है थोड़े कॉशियस रहोगे, लिख लेते हैं प्रिकॉशंस। अगर मान लीजिए कभी ऐसे बच्चे को वैक्सीन लगा है, उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर आ गया, हाई ग्रेड फीवर ग्रेटर देन 40.5 डिग्री सेल्सियस और 106.7 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा हो जाए, या बहुत ज्यादा इनकंसोलेबल क्राई हो 3 घंटे से ज्यादा, इनकंसोलेबल, कुछ भी कर लो चुप ही ना हो, क्राई ग्रेटर देन 3 आवर्स, या 72 आवर्स में उसको दौरे आ जाए, सीजर्स विद इन 72 आवर्स। तो ऐसे बच्चों में अगर कोई हिस्ट्री है तो हम लोग थोड़े से कॉशियस रहेंगे, ठीक है, बच्चे को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे। लेकिन अगर किसी में प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज है या एनाफाइलेक्सिस की हिस्ट्री है इस वैक्सीन से, या एनकेफ्लोपैथी है, तो हम लोग इस वैक्सीन को अवॉइड करेंगे। गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि 5 ईयर्स तक तो आपको देना ही है। आप इसको पर्ट्यूसिस कंपोनेंट हटा के 10 ईयर पे भी दे सकते हो और 16 ईयर पे भी दे सकते हो, लिख लेते हैं एक्स्ट्रा डोजेस विदाउट पर्ट्यूसिस कंपोनेंट। तो हम लोग चाहे टीटी दे दें, दैट इज टीटी टेटनस टॉक्सॉइड, और टीडी स्मॉल डोज में आपका हो जाएगा डिप्थीरिया एट 10 ईयर एंड 16 ईयर्स। तो टोटल डोज अगर देखा जाए 5 पहले दे दिए थे और यहाँ 2 और दे दिए, देयरफॉर टोटल 7 डोजेस कैन बी गिवन। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है कि कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जितनी भी वैक्सीन हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी टॉक्सॉइड का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को डिप्थीरिया हो जाता है उस समय आप वैक्सीन लगाओगे तो थोड़े दिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने में लगेगा। तो ऐसे पेशेंट्स में उसी समय एंटीबॉडी लगा देते हैं, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। तो अगर टेटनस होता है तो एंटीटॉक्सिन दे देते हैं, डिप्थीरिया हो जाता है तो एंटी डिप्थीरिया सीरम दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि डीपीटी का केवल एक ही है कि हम लोग एक्टिव इम्यूनाइजेशन करें, पैसिव इम्यूनाइजेशन भी पॉसिबल है, देख लेते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल
in diphtheria disease, है ना. We can give anti सीरम. इसमें एंटीबॉडीज पहले से होंगी, तो ये पैसिव इम्यूनिटी हो गया. एंटी डिप्थीरिया सीरम. और अगर टेटनस हो गया उसको, इन टेटनस, तो हम लोग एंटीटॉक्सिन दे देंगे या टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे. इन टेटनस डिसीज वी कैन गिव क्या हमें देना ही है, गिव टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन. मतलब जो हम लोग टेटवैक, टीटी, टेटनस टॉक्सिन लगाते हैं, उसके अलावा टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी दे रहे हो. ठीक है, इसको टेट ग्लोब नाम से आता है, टेट ग्लोब. ठीक है. अब देखिए, अगर किसी को टेटनस की वैक्सीन लग चुकी है तो 5 साल तक अगर उसे वुंड इंजरी भी होता है तो टेटनस की वैक्सीन नहीं लगवानी है. ठीक है, देख लीजिए. इफ चाइल्ड इज इम्यूनाइज्ड within 5 years by tetanus vaccine, then baby need not to be given tetanus vaccine on due to open injury. हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को ओपन कट इंजरी हो जाता है तो ये बोला जाता है टेटनस की वैक्सीन लगवा लीजिए. लेकिन अगर पिछले 5 साल में उसको टेटनस की वैक्सीन लगी हो, चाहे रेगुलर इम्यूनाइजेशन में, चाहे पहले कभी चोट लगी हो, तो अगले 5 साल तक टेटनस की वैक्सीन, जो कि बूस्टर डोज हम लोग कह सकते हैं, उसको देने का कोई मतलब नहीं है. इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि डीपीटी को हम लोगों ने हर तरीके से कवर करने की कोशिश की है. और जितनी भी चीजें डीपीटी से रिलेटेड थी, हम लोगों ने एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी दोनों में पढ़ लिया है. पैसिव इम्यूनिटी किसी नियोनेट को भी मिल सकता है, या अगर डिसीज हो गई तो एडल्ट को मिल सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट डीपीटी वैक्सीन.